Assalamu alaikum. Welcome back and thank you very much guys for all your support and learning maths here. So let's begin. Class 9th math unit 1 matrices and determinants और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 1.6. इस एक्सरसाइज में हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी पोर्शन. सो फर्स्ट थिंग इज सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. तो जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते हैं इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं जो हमने सीखने हैं. फर्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड इसमें हमारे पास आता है क्रैमर रूल. राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से. इसमें क्या होता है, इसके पहले हम जनरलाइज स्ट्रक्चर और इसका लेआउट देख लेते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है. राइट. ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं. ओके, लीनियर इक्वेशंस को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास. सो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल्स की पावर 1 होती है. तो पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. राइट. तो जो वेरिएबल्स आपके पास बेसिकली अलजेब्रा में यूज़ होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होते हैं एक्स अल्फ़ाबेट, वाई अल्फ़ाबेट और जी अल्फ़ाबेट. राइट. एक्स, वाई एंड जी, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है कि जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. राइट. तो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट कहलाता है. और हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी कि वेरिएबल से पहले आ रहे होते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है 3x. तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है और इसमें जो कोफिशिएंट यूज़ हो रहा है वो हमारे पास 3 है क्योंकि ये 3 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. राइट. तो अब बात कर लेते हैं हम कि ये लीनियर इक्वेशन कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन हमारे पास लीनियर है कि नहीं. तो देखें इस इक्वेशन में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, x और y. और x और y की पावर क्या है, अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी हुई तो इट मीन्स इसकी पावर 1 है. ठीक है. इस y वेरिएबल की भी पावर 1 है. तो जिस इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाई जाती है. राइट. इसी तरह अगर लेट सपोज इनकी पावर्स 1 नहीं है, हम इसको 2 कर देते हैं. इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है या 2 है या कुछ भी. ठीक है. चलें इसको 1 ही रहने देते हैं. तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कौन सी यूज़ हो रही है, इसमें y वेरिएबल की पावर 1 है लेकिन यहाँ पे x की वेरिएबल की पावर 2 है. तो मैक्सिमम पावर 2 हो रही है. तो नाउ इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे. अब ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट. ठीक है. तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया. ठीक है. अब हमारे पास वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं इस इक्वेशन में, x एंड y. और सेकेंड इक्वेशन में भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y. तो ये देखें वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, x और y. और अब हमारे पास कोफिशिएंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस में, a, b, c एंड d. ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं. क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन वेरिएबल्स के साथ. राइट. तो ये तो हमारे पास होगी दो इक्वेशंस, ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास और ये इक्वेशन 2 होगी. ठीक है. साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई. अब यहाँ से हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को अलग करके लिख लेना है. तो देखिए इन सब के कोफिशिएंट्स क्या हैं, ए बी सी डी. इनको मैंने अलग करके मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया. और अब ये हमारे पास कोफिशिएंट्स एलिमेंट्स बन चुके हैं, एंट्रीज बन चुकी हैं इस मैट्रिक्स की. ठीक है. उसके बाद इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे इनको आपने अलग करके लिख लेना. तो ये एक्स वाई मैंने अलग इसकी एक अलग से मैट्रिक्स बना ली. राइट. और इज इक्वल टू के बाद जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं इनको अलग से एक मैट्रिक्स में हमने लिख लिया. राइट. अब इन मैट्रिसेस को हम नाम दे देते हैं. तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसमें कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं इनको हम नाम दे देंगे मैट्रिक्स ए. सेकेंड इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स लिखे हुए हैं इसको एक्स. और जिस थर्ड मैट्रिक्स जिसमें हमने कांस्टेंट लिखे हैं m और n, इसको हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स b का. राइट. अब इनको हमने अलग से इधर करके लिख लिया. राइट. अच्छा, अब इसमें हमने ना बेसिकली हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में फाइंड क्या करना होता है, x और y जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है. इसलिए हम ये मेथड यूज़ करने जा रहे हैं. ठीक है. ओके. अब यहाँ से आपने ना ये दो इक्वेशंस हैं जिनको आपने याद रखना है. These are the very two important equations in solving the matrix inversion method or solving the simultaneous linear equations using the matrix inversion method. ठीक है. अब देखें इसमें हमने क्या किया, अब ये देखें हमने ये जो मैट्रिक्स फॉर्म लिखी थी इसको अगर आप गौर करें और इनको हमने नाम दे दिया था a, x और b. तो अगर यहीं पे देखें दिस इज़ मैट्रिक्स a, दिस इज़ मैट्रिक्स x और उसके बाद आपके पास इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो इज इक्वल टू साइन लिख दीजिए. ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है. ठीक है. तो
इक्वेशन को मैंने इधर लिख लिया और यहाँ से अब चूंकि मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो एक्स मैट्रिक्स में देखें एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए मैं इस एक्स को यहीं पे लिखा रहने दूंगा और इस ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, राइट। तो बेसिकली हमने इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, राइट, ठीक है। अब एक्स मैट्रिक्स है जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और अब ये फाइंड का कैसे करेंगे हम एक्स और वाई, मुझे इसमें ए मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए होगा और बी मैट्रिक्स चाहिए होगा और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे, राइट। अच्छा जी, अब ए इन्वर्स हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है इन प्रीवियस लेक्चर्स के ए इन्वर्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है। सो ए इन्वर्स इज सिंपली योर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स और मल्टीप्लाई इट विद एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये मेरे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको बी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, अब इसका ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो ये देखें ये ए मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे हम, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये ए डी माइनस बी सी, तो ये देखें ए डी माइनस बी सी, राइट, ठीक है। और अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट कैसे लेते थे हम, जो आपके पास डायगनल एलिमेंट्स हैं, डायगनल में जो मौजूद एंट्रीज़ हैं इनकी अपनी पोजीशंस चेंज कर देनी है, ए डी क्या हो जाएगा डी ए, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं उनके आपने साइंस चेंज कर देने, तो ये बी सी क्या बन जाएगा माइनस बी माइनस सी, राइट, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने अभी तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म आ चुकी है ना, ठीक है, जब इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। तो सिंपली इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का कंक्लूजन क्या हुआ कि आपने सिंपली ये ठहरे मैं ये सारा इरेज कर लेता हूँ, सिंपली हमने ना ये दो इक्वेशंस याद रखनी है, राइट, ए एक्स इज इक्वल टू बी और यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। वाई क्योंकि इनकी पावर देखें, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। अब चूंकि ये दो इक्वेशंस हैं तो इनको हमने साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, राइट, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन से मैट्रिक्स बना लेंगे। तो इसके कोफिशिएंट सबसे पहले लिख लेंगे 4, -2, 3 और 1। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1। तो ये देखिए ये मैंने मैट्रिक्स पहले बना ली, सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब वेरिएबल्स लिख लेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स में, और वेरिएबल्स कौन से हैं एक्स और वाई, तो ये मैंने एक्स और वाई वेरिएबल्स लिख दिए। और फिर मेरे पास इज इक्वल टू के बाद कॉन्स्टेंट है तो उनकी एक अलग से मैट्रिक्स बना ली, राइट। अब हमने इन तीनों मैट्रिक्सेस को नाम दे देना है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको ए, सेकंड मैट्रिक्स एक्स और थर्ड मैट्रिक्स बी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ए एक्स और फिर ये इज इक्वल टू का साइन था एज इट इज़ नीचे लिख दीजिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। ये ऑटोमेटिकली आपकी ये इक्वेशन बन गई। अब हमने इनको अलग से ना यहाँ पे नाम भी दे दिए, मैट्रिक्स ए इज़ दिस, बी एक्स इज़ दिस एंड बी इज़ दिस, राइट। अब इसी इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, ठीक है। सो ए एक्स इज इक्वल टू बी, मुझे यहाँ पे अब मैंने चूँकि हम ये मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पता चल सके, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ किस मैट्रिक्स में है, एक्स में, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्स यहीं पे लिखा रहने दूंगा और इस ए को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब एक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक्स मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे ये दो चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मुझे ए मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए और फिर मुझे बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब दो चीज़ें निकालनी है हमने, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले उसी ए मैट्रिक्स को, इस ए मैट्रिक्स को ये देखें ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में, तो मतलब ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, फिर आपने सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। सो 4 टाइम्स 1 -2 टाइम्स 3, तो ये देखें ये हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया 10, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है भी कि नहीं, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इट मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट, ठीक है। तो जब आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इन मैट्रिक्स को आपस में इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, राइट। सो इट्स इन्वर्स इज पॉसिबल। अब हमने ए इन्वर्स निकालना था जिसके लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया ऑलरेडी, राइट। और अभी दूसरी चीज़ निकालनी है विच इज़ एडजॉइंट, तो अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो उसी मैट्रिक्स का देखें हम एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं, तो चलें ये इसी को ही कंसिडर कर लेते हैं। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका अगर आप देखें
ये फर्स्ट डायगनल 4 1 है, इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो ये 1 4 हो जाएगा। और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं जो कि -2 2 और 3 हैं, इनके साइंस चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 -3 राइट। ठीक है ओके अब हमारे पास ना ये ए इनवर्स जो इक्वेशन 1 है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास 10 और एडजॉइंट भी आ गया, तो अब इनकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन ए में। ठीक है तो ये हमारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ मैंने सिंपली पुट कर ली। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 10, और जो हमने एडजॉइंट निकाला था वो मैट्रिक्स भी मैंने इधर पुट कर दी। और साथ में मेरे पास देखें ये मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने बी मैट्रिक्स भी लिख दी राइट। अब क्या करना है हमने, अब सबसे पहले हम ना इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने से पहले रिमेंबर एक रूल, हम कंडीशन चेक किया करते थे कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या था, पहले दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर लिख लें 2 by 2, और इस सेकंड मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर आ जाएगा, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो अब हमने चेक क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ सेम होनी चाहिए। तो ये सेम आ गई है, मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है ये भी रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, पहली मैट्रिक्स की रोज़ लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स की हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब एक ही कॉलम है तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री आ जाएगी राइट। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो पे चलना है और सेकंड रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये सेकंड एंट्री आ जाएगी राइट। सिंपली यहाँ से इसको हमने सॉल्व कर लेना। सो दैट विल बिकम दिस 8 -8 और ये हो जाएगा -24 प्लस -16। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये एक मैट्रिक्स आ गई। अब जो 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -40/10 राइट। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये x की मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है और x मैट्रिक्स हमें पता है किसके इक्वल था, ये देखें ऊपर हमने ये किया हुआ था, इसको हमने x का नाम दिया होता। तो x मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल है x/y, तो इसकी जगह हम x/y लिख देंगे। ठीक है ये x/y लिख दिया और यहाँ पे ये 0 -4। तो अब ये x किसके इक्वल है 0 के और ये y किसके इक्वल है -4 के। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली इसका आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास सारा कंप्लीट प्रोसेस है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकेंड मैथड पे, जो कि है हमारे पास क्रैमर रूल। ठीक है अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें भी अगेन हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में किया था। ठीक है तो उसी तरह हमने सबसे पहले कोई दो लीनियर इक्वेशंस ले ली, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस आ गई, अब इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है क्रैमर रूल के मेथड से, और इसकी मदद से फिर हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है राइट। अच्छा अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है तो वो ये नीचे लिखा हुआ कि हमने ना x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमें पहले सबसे पहले एक Ax मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है उसका डिटर्मिनेंट और फिर A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और फिर इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना। इसी तरह y फाइंड आउट करने के लिए मुझे AY पहले चाहिए होगा उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है और फिर A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास चलो A मैट्रिक्स तो गिवन होगी क्वेश्चन में, Ax कैसे निकालेंगे और Ay कैसे निकालेंगे। ठीक है तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखें जैसे एक हमारे पास मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, उसके एलिमेंट्स हैं A B C D, जनरलाइज्ड वैल्यूज़ ली हुई हैं स्ट्रक्चर और लेआउट समझाने के लिए। ठीक है अब Ax हमने कैसे निकालना है तो वो सबसे पहले सीख लेते हैं। अब ये देखें हमने जो A B और C D की वैल्यूज़ निकाली हैं वो यहाँ से निकाली है ना। ठीक है अब इसमें देखें हमारे पास A C किस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स थे, x के, तो चलें इसके ऊपर x लिख देते हैं। और B और D किस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट थे, y के, तो हमने यहाँ पे y लिख दिया राइट। समझ आ गई ये चीज़। ठीक है अब हमने Ax जब निकालना है ना, तो x की जगह पे, इस x की जगह पे हमने m और n वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये देखें इस x की जगह पे अब मैंने A और C नहीं पुट किया, उसकी जगह मैंने m और n रेड कलर में लिख दिया ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है अब हमने फाइंड आउट, और जो सेकंड है ना इसकी B D वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है अब हमने क्या करना है, A Y फाइंड आउट करना है। तो इधर पहले हम लिख लेते हैं x और y। ठीक है अब हम A Y फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो y की जगह पे हमने B D नहीं पुट करना, हमने m और n पुट कर देना। समझ आ गई। ठीक है तो अब हम
ए वाई फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इधर सबसे पहले एक्स और वाई लिख लें। तो वाई की जगह पे अब मैंने बी डी नहीं पुट करना, अब मैंने एम एन पुट कर देना, और एक्स पे आपका वही ए मैट्रिक्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ चुकी है। ये मैट्रिक्स आई हैं, अभी इनके डिटर्मिनेंट्स नहीं निकाले हमने। ठीक है, इसलिए ये देखिए ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में है। तो ये मेरे पास दो मैट्रिसेस तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। ए मैट्रिक्स भी आ गई, ए एक्स भी आ चुका है और ए वाई भी आ चुका है। अब मुझे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? अब मुझे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और मुझे ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फिर इनकी मदद से हम ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। गॉट इट? ठीक है, चलें अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, अब इनको हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा था ना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसमें तो हम ए एक्स और बी तीनों के नाम तीन मैट्रिसेस बनाते थे ना। यहाँ पे हमें तीन मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि कोफिशिएंट्स होंगी, उनकी मदद से हम बाकी दो भी बना लेंगे। राइट, तो इसमें हमें एक्स और बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हमने ए मैट्रिक्स बना लिया, तो हमने इन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं ना, तो देखें 3 -2 एंड -2 3, ये मैंने इधर लिख लिया 3 -2 3। ठीक है, अब इस ए मैट्रिक्स की मदद से मैंने ए एक्स भी फाइंड आउट करना है और ए वाई भी फाइंड आउट करना है। राइट, चलें अब हम इनको बना लेते हैं। ए एक्स कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब इस एक्स की जो हमारे पास कोफिशिएंट्स थे वो 3 -2 थे ना, तो इसके ऊपर एक्स लिख दें और इसके ऊपर वाई लिख दें। राइट, अब मैंने फाइंड आउट करना है ए एक्स। तो एक्स की जगह पे, अब एक्स की जगह पे हमने ये नहीं पुट करना, हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी जो इज इक्वल टू के बाद है। राइट, 1 2, तो ये देखें मैंने 1 2 पुट कर दिया। राइट, एक्स की जगह पे। ठीक है, और बाकी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा -2 3 -2 3। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है ए वाई। तो ये हो गया आपके पास एक्स और ये हो गया आपके पास वाई। तो अब हमने वाई की जगह पे ये वाली जो इज इक्वल टू के बाद वैल्यूज़ थी 1 2 ये पुट कर दी, और जो बाकी है आपके पास ए मैट्रिक्स उसकी ये वैल्यू आपने एज इट इज़ इधर पुट कर दी। समझ आ गया? ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स आ गई हैं। ठीक है, अब जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उनके फार्मूलाज क्या हैं? एक्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह वाई कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब अब मुझे इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स का भी, ए एक्स का भी और ए वाई का भी। तो चलें अब हम इनके तीनों के फाइंड आउट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हमने ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स था। ठीक है, इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 3 इज़ 3 × 3 माइनस, और फिर आपने -2 × -2, ये आ गया। इनको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5। राइट, ठीक है, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो सेम इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें और यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालें यूजिंग द सेम मेथड। अब डिटर्मिनेंट तो एट दिस स्टेज आपको डिटर्मिनेंट ज़रूर निकालना आना चाहिए, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया कि ये तो अब बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो हमारे पास 7 आ गया। अब इसी तरह हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो ए वाई पहले हमने मैट्रिक्स लिख दिया इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 माइनस और फिर 1 × -2, 3 × 2 माइनस 1 × -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। तो अब हमारे पास इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स हमने निकाल लिए हैं। राइट, ठीक है, अब इन तीनों के जो हमने आंसर्स हैं ना वो पुट कर देने हैं। तो इनके तीनों के आंसर्स क्या आ गए हमारे पास? 5 7 और 8। ठीक है, अब इसको हम पुट कर लेते हैं। तो देखें एक्स क्या था हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास? ए एक्स इज़ 7, तो ये मैंने 7 पुट कर दिया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था? 5, तो ये हमारे पास 7/5। इसी तरह वाई में क्या है? ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए वाई की क्या वैल्यू आई है हमारे पास? 8, और ए की क्या है? 5, तो 8/5। राइट, ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है? इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिख देना है। तो ये हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू है? 7/5 और y की क्या वैल्यू है? 8/5। तो ये हमारे आपके पास ना एक सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आ गया। राइट,
तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी सीखा और फिर हमने सीखा कि इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हमने क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करना है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3। सो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस दैन 3 टाइम्स इट्स विड्थ, और पैरामीटर हमारे पास गिवन है ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 140 सेंटीमीटर। हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस का मतलब क्या है कि हमने उसकी जो साइड्स है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो चलें हम पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो है ना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम जो लेंथ है ना उसको हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास लेंथ क्या है y, तो ये हमारे पास लेंथ है y, और विड्थ को हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास x है, ठीक है। तो अब हमने डायमेंशंस क्या हो जाएंगी इसकी x और y, तो मतलब हमने x और y फाइंड आउट करना है, राइट। और मेथड कौन सा यूज़ करना है हमने, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा, अब सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 6 सेंटीमीटर लेस दैन 3 टाइम्स इट्स विड्थ, ठीक है। तो लेंथ क्या थी हमारे पास y, तो y इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ का क्या मतलब है, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या है हमारे पास x, सो ये 3x हो जाएगा। एंड इट इज़ ये जो हमारे पास वैल्यू है ना 3x, ठीक है, इसमें से आपने 6 माइनस कर देना क्योंकि ये वैल्यू है 6 लेस दैन दिस वैल्यू, राइट। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 6, राइट। और सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 140। तो पैरामीटर हमारे पास किसके इक्वल है, 140 के। अब पैरामीटर से हमने वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, तो देखिए किसी भी शेप का जो पैरामीटर होता है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी वो शेप है ना, जैसे हमारे पास अब ये रेक्टेंगल है तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं इन सारी साइड्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा, राइट। सॉरी, हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा इस रेक्टेंगल का। तो इसकी देखें, ये अगर y है इसकी लेंथ, तो इसकी जो अपोजिट साइड है उसकी भी वैल्यू y ही है ना, सेम लेंथ है। इस तरह ये अगर यहाँ पे x है तो इसकी जो अपोजिट साइड है उसकी भी वैल्यू x है, राइट, ठीक है। तो अब इन चारों साइड्स को अगर हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस y, राइट। और ये किसके इक्वल है हमारे पास, 140 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं, देयर आर, अब इसमें कितने x है हमारे पास, 2x प्लस और y कितने, 2y, तो ये आ जाएगा आपके पास 140, ठीक है। तो ये देखें ये इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लीजिए और पीछे रह जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 140। अब यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 70, 140 डिवाइडेड बाई 2 इज 70। तो ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आई थी y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो यहाँ पे है x प्लस वाई, तो इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3x माइनस वाई और माइनस 6 एज इट इज़, राइट। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है -6, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं वो कौन सी इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले कौन सी इक्वेशन लिखें और दूसरी कौन सी इक्वेशन। आप कोई भी इक्वेशन पहले लिख सकते हैं ऊपर और कोई भी इक्वेशन इन दोनों में से नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये देखिए हमारे पास आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब यहाँ से आगे का सारा प्रोसेस हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि अब हमने इसको किस मेथड से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 3 मैट्रिसेस बना लेंगे, राइट। तो सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लेंगे 3 माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 3 माइनस 1 और इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1, राइट। तो ये आ जाएगा 1 और 1, सो ये हो जाएंगे 3 माइनस 1, 1 एंड 1। वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, x और y, और इज इक्वल टू के बाद हमारे पास ये कांस्टेंट है तो इनकी एक अलग से मैट्रिक्स बना ली। अब इनको हमने नाम दे देने हैं, तो पहली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी a, सेकेंड मैट्रिक्स जो वेरिएबल वाली है वो x, और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास कांस्टेंट जिसमें कांस्टेंट है वो b, ठीक है। अब ये इसको हमने अलग से नाम दे दिए, मैट्रिक्स a, x और b,
ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है और इसकी मदद से हमने सॉल्व कर लेने हैं एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़, राइट। सो ये हो जाएगा ए एक्स बी। अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स और वाई का मैट्रिक्स कौन सा बन रहा है, एक्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्स लिखा रहने दिया और इसके साथ जो कुछ भी है जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दिया। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब क्या, इन्वर्स हो जाएगा, राइट। सो ए इन्वर्स टाइम्स बी। अब यहाँ से मुझे ए इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टाइम्स और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो अब बेसिकली मैंने ये जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। तो अब मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, और बी का मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, राइट। तो हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 1। तो ये देखें 3 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 1। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4। अब ये 4 0 के इक्वल तो नहीं है, दिस इज़ नॉन ज़ीरो, तो मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। तो जब मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, एक हमने ऑलरेडी निकाल ली, अब मुझे दूसरी चीज़ कौन सी चाहिए, एडजॉइंट। तो चलिए अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट निकालने के लिए ये डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर दें। तो 3 1 क्या बन जाएगा आपके पास, 1 3, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं उनके साइंस चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1। सो दिस इज़ +1 एंड दिस इज़ -1, राइट। अब मेरे पास ये डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, एडजॉइंट भी आ चुका है और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल था, ठीक है। तो अब हमने इन तीनों की वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए पहले कंडीशन चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले ऑर्डर लिख लें इनके। तो ये हो जाएगा 2/2 और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं हमारे पास और एक ही कॉलम है। तो कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लाई करने के लिए कि आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ सेम होनी चाहिए। तो ये सेम आ रही है, इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलें आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल होता है, सिंपल, कि आपने फर्स्ट रो ले लेनी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम के साथ, तो हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, राइट। और फिर हमने सेकंड रो लेनी है और इसको दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास सेकंड एंट्री आ जाएगी, राइट। फिर यहाँ से सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ से आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ, यानी इस 1/4 को आपने इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 76/4 और 204/4, राइट। इसको फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि ये उससे ज़्यादा आपने ऐसी स्टेज या ऐसे नंबर्स पे आ जाना है कि उससे ज़्यादा वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई ना हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 19 और 51। अब यहाँ पे हमारे पास ये अभी तक क्या चल रही थी, एक्स मैट्रिक्स, राइट। तो इस एक्स मैट्रिक्स के अंदर कौन सी वैल्यूज़ थी हमारे पास, एक्स वाई, राइट। तो अब आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई 19 और y की क्या वैल्यू आ गई 51। तो इसको आप अलग से करके लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। तो x हमारे पास क्या था, विड्थ, राइट। हमने ऊपर जो सपोज किया था ना कि लेट हमारे पास जो x है वो विड्थ है, ठीक है, और y क्या है, लेंथ। तो हमने उसी तरह लिख दिया कि x मेरे पास विड्थ है जो कि 19 सेंटीमीटर है और y हमारे पास लेंथ है दैट इज़ 51 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको अगर हमने ना, ये एक एक्स्ट्रा पोर्शन है जिसमें हम वेरीफाई करने जा रहे हैं कि हमारा आंसर ठीक भी आया है कि नहीं। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो देखें हमने जो पैरामीटर फाइंड आउट किया था, ठीक है, ये हमारे पास x थी, सॉरी ये हमारे पास y वेरिएबल था और ये हमारे पास x था, राइट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये y है और यहाँ पे ये x है, ठीक है। उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इस x और y की वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। तो x की क्या वैल्यू है 19 और y की 51। इसको सॉल्व करें, ये 70 आ जाएगा और 2 टाइम्स 70 इज़ 140। तो ये देखें इक्वल आ रहा है ना, 140 इज़ इक्वल टू 140। तो इट मीन्स हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं, राइट। ओके,
अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यूज़ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हमने जो ये क्वेश्चंस हैं ना इनको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस हैं, 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6। तो इसमें हम पहले मेथड 1 अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मेथड में क्या होता है, इसको याद रखने के लिए कि इसमें हमने करना क्या, सबसे पहले तो इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, राइट, चाहे वो ये मेथड है या क्रैमर रूल है। अब इसमें याद करने का आसान तरीका ये, तो ये देखें इसमें कितने वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, 3 वर्ड्स है ना। ठीक है, 1 2 3। तो याद रखने के लिए ताकि कंफ्यूज ना हो कि इसमें कौन सा वाला मेथड यूज़ करना था, तो 3 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे 3 मैट्रिसेस बना लेनी है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि हमने एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, क्योंकि क्रैमर रूल में तो हम एक ही मैट्रिक्स बनाते हैं ना। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, 3 मैट्रिक्स बना लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहली मैट्रिक्स कौन सी होगी, कोफिशिएंट्स हम लिख लेंगे 2 - 2 और 3 2, 2 - 2 3 2। सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे x और y, और थर्ड मैट्रिक्स में इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं 4 और 6 वो लिख देंगे, और इन मैट्रिक्स को हमने नाम दे देना है a, x और b का। ठीक है, और इक्वल टू साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन गया है ax = b। ठीक है, और फिर इन मैट्रिक्स को अलग से आप नाम दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर अब हमने इसी मैट्रिक्स को, इसी इक्वेशन को यूज़ करना है। अब यहाँ पे बेसिकली हम ये कर क्यों रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। और x और y हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस मैट्रिक्स में है, x में है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x लिखा रहने दिया और इस a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a इन्वर्स। अब a इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a इन्वर्स हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, राइट। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई कर दीजिए एडजॉइंट ऑफ a के साथ। तो मतलब अब मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है जो कि 4 6 है। ठीक है, चलें अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया सबसे पहले, ठीक है, इसी मैट्रिक्स को, और ये कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 -2 × 3। तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 10 जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब आपके पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेने के बाद नॉन सिंगुलर आ जाए, इसका मतलब है कि हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने डिटर्मिनेंट, अब मतलब इन्वर्स निकाल सकते हैं ना, तो इन्वर्स निकालने के लिए एक चीज़ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी चीज़ क्या है, एडजॉइंट। तो चलें आप एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उसके आपने पोजीशन चेंज कर देनी है। तो ये 2 2, अब चूँकि यहाँ पे नंबर्स ही सेम है तो आपको इसे भी 2 2 कर लें तो वो रहेंगे सेम ही। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो -2 हो जाएगा +2 और +3 हो जाएगा -3। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ चुका है 10, एडजॉइंट भी निकाल लिया और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इन सब को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, इन सब की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल होता है, आपने पहले ऑर्डर चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो पहले ऑर्डर लिख लेते हैं दोनों मैट्रिसेस के, इसके भी ऑर्डर लिख लें, 2 रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। और कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम है तो मतलब अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रोज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, तो ये फर्स्ट एंट्री आ गई। और फिर आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ दूसरी मैट्रिक्स के, तो ये हमारे पास सेकंड एंट्री आ जाएगी। इसको सॉल्व करते चले जाएं तो यहाँ आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपने 1/10 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 20/10 और 0/10। तो 20/10 को सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 हो जाएगा और 0/10 = 0। तो यहाँ से आपके पास ये देखें ये कौन सी मैट्रिक्स है, x, और x की यहीं से मैंने वैल्यू पुट कर दी जो कि x और y थी। ठीक है, ये नीचे चलती आ रही है x y। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई, राइट। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये सारा मेथड चलता आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सारा नीचे यहाँ तक चलता आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्रैमर रूल के मेथड से।
तो चलें अब क्रैमर रूल देख लेते हैं। अब क्रैमर रूल में क्या होता है, क्रैमर रूल में सेम वही आपने इक्वेशंस ले लेनी है। अब यहाँ पे आपने ए मैट्रिक्स बना लेनी है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला लिख लें कि मुझे एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, और एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए फार्मूलाज क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह वाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अब मुझे ए मैट्रिक्स का सबसे पहले तो मुझे मैट्रिसेस निकालनी है, ए एक्स और ए वाई। जब ये तीनों मैट्रिसेस निकाल लेंगे फिर उसके बाद इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आ गया समझ? चलें अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, यहाँ से इनके कोफिशिएंट्स आपने सिंपली लिख देने हैं। अब इस केस में ना हमने सिर्फ ए की मैट्रिक्स चाहिए होते हैं, हमें ना एक्स चाहिए ना बी चाहिए, राइट, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट्स लिख लें तो ये क्या हो जाएंगे, 2 - 2 3 2, 2 - 2 3 2, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स की मदद से ही हम ए एक्स निकाल लेंगे, राइट। तो अब हम ए एक्स कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए। अब ये ए के जो कोफिशिएंट्स हमने लिखे हैं ये एक्स के थे ना, तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे वाई लिख दीजिए, राइट। अब हमने जो ए एक्स निकालना है ना, तो जो x की जगह पे जो ये वैल्यूज़ है ना, हमने ये नहीं पुट करनी बल्कि इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज़ है ना 4 6 ये पुट कर देनी है, ठीक है, रेड कलर में। तो ये देखिए x, अब ax की जगह पे आप इधर भी बेशक xy लिख दिया करें और इधर भी xy लिख दिया करें, राइट, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो x की जगह पे हमने पुट कर दिया ये 4 6 और y की जगह पे वही ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी, राइट, समझ आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड, ए वाई फाइंड आउट करना है हमने। अब वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स और वाई है, राइट। तो अब वाई की जगह पे हम ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, 4 6, और एक्स की जगह पे यही जो ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ है ना वही इधर पुट कर देंगे, राइट, समझ आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास तीनों मैट्रिक्स आ चुकी हैं, ए एक्स और ए वाई। अभी हमारे पास मैट्रिक्स आई हैं, अभी इनके डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इसलिए ये ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। तो अब चलें अब इन तीनों मैट्रिसेस के हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसकी पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, बाकी सारा प्रोसेस आपको पता है कि कैसे करना है। तो इस हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम निकालते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 20, ठीक है। फिर हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया और फिर हमारे पास इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इन फार्मूलाज में पुट कर देना, राइट, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो चलें अब ये फार्मूलाज में पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक्स का फार्मूला था, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है 20 और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 20/10, राइट, 20/10। तो ये लिख दिया, हमारे पास आंसर आ गया 2। अब इसी तरह y की वैल्यू निकालनी थी, तो उसका क्या फार्मूला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जो कि आया मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 10, तो 0/10, तो 0/10 इज़ 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं x और y की, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, 2 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलें, पहले हमने जो मेथड सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसमें हमारे पास आंसर आया था 2 0, ये देखें 2 0। और फिर क्रैमर रूल को की मदद से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर फिर आया 2 0, राइट। तो मतलब दोनों मेथड से सॉल्व करने से हमारे पास आंसर सेम आ गया, राइट। अच्छा, इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 5। अब जो इसके बीच में जो क्वेश्चन है ना, पार्ट 2 3 4 और इसके बाद भी जो आएंगे, इनको आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि वो इसी पैटर्न पे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सैम्पल के तौर पे सॉल्व करके दे दिया, बाकी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसका एक पार्ट 5 एक और कर लेते हैं। तो पहले इसको जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में से किया सॉल्व, तो ये देखें कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, मतलब हमने 3 मैट्रिसेस बनानी है, राइट। तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए, 3 - 2 - 6 4। फिर हमने वेरिएबल्स लिख दिए एक्स वाई और फिर इज इक्वल टू का साइन पुट किया और उसके बाद हमने कांस्टेंट को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया और इनको नाम दे दिया ए एक्स इज इक्वल टू बी,
ठीक है, और इनको अलग से भी आपने मैट्रिसेस का नाम दे देना है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब चूँकि मैंने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है ना, तो एक्स और वाई की मैट्रिक्स कौन सी बन रही है, एक्स, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x को यहीं पे लिखा रहने दिया और इस a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स टाइम्स b। और a इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, उसका फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a, और मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ a के साथ, और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स b के साथ। और b हमारे पास, अब हमें कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, और ये b मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो चलिए अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 4 = 12 माइनस -2 × -6 = +12, और दिस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +12, और जब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12। तो ये देखिए -12 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब तो मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास बन चुकी है, सिंगुलर। और जब भी किसी मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। अब चूंकि हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इसका ना आगे नेक्स्ट हमने जॉइंट फाइंड आउट करना है और ना हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, राइट। मतलब ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, इसकी कोई हमारे पास एक्स और वाई की कोई वैल्यूज़ नहीं आई, राइट। इसकी भी कोई वैल्यूज़ नहीं है और इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, राइट, क्योंकि ये आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलें अब हम इसको क्रैमर रूल से भी चेक करके देख लेते हैं। तो ये सेम उसी तरह हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं क्वेश्चन में जो गिवन थी। तो अब इसको हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स का फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, और वाई का फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। तो मतलब मुझे डिटर्मिनेंट सारे चाहिए, लेकिन उन डिटर्मिनेंट से पहले मुझे 3 मैट्रिसेस भी चाहिए। वो कौन कौन से हैं, ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। तो यहाँ से सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स निकाल लिया, ठीक है, इस इक्वेशंस की मदद से। तो कोफिशिएंट्स लिख लिए इसके 3 - 2 3 - 2 -64 -64। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स आ चुका है, राइट। अब इसी ए मैट्रिक्स की मदद से हमने ए एक्स फाइंड आउट करना है और इसी ए मैट्रिक्स की मदद से हम ए वाई फाइंड आउट कर लेंगे। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देख लेते हैं। तो देखें, जो हमने ए मैट्रिक्स निकाला था ना, तो इसके जो कोफिशिएंट्स लिखे थे वो ये देखें, x के साथ 3 - 6 था, तो इसलिए ये मैंने इधर लिखा। तो इसके ऊपर x और y लिख देंगे, राइट। y के क्या थे, -2 4, तो इसलिए ये y मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स है -2 4, राइट। ठीक है, अब क्या करना है हमने, जब a x फाइंड आउट करेंगे ना, तो x के नीचे जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे थी ना a मैट्रिक्स में, वो नहीं पुट करनी, ठीक है, उसकी जगह हमने ये वाली पुट कर देनी है, राइट। ठीक है, ठहरे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखें, जो हमारे पास सबसे पहले इधर एक्स वाई लिख दिया, राइट। अब चूंकि हम एक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो एक्स की जगह पे हमने ये पुट कर देना, राइट, ठीक है। और वाई की जगह पे हमने क्या पुट कर देना, सिंपली ये वाली मैट्रिक्स ए के साथ, ठीक है। अब इसी तरह जब हमने फाइंड आउट करना है ए वाई फाइंड आउट करना है, तो इस ए मैट्रिक्स के अंदर देखें y के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये नहीं पुट करेंगे, y की जगह पे हमने ये पुट कर देने, और x की जगह पे जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट थे वो पुट कर देंगे, राइट, सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों मैट्रिसेस आ चुकी हैं, ए मैट्रिक्स भी, ए एक्स भी और ए वाई भी आ चुकी है। ठीक है, अब हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं, क्योंकि देखें इस x निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स ही चाहिए ना, x और y निकालने के लिए। तो ये 3 मैट्रिसेस थे, इसीलिए ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। और यहाँ पे अब हम इन तीनों के बारी बारी डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो उसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। डिटर्मिनेंट हमने आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया डिटर्मिनेंट, तो मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। तो उसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो जब इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, ठीक है।
एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं निकल सकती। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट जो 5 किया ना वो इसलिए कि कोई ये थोड़ा हट के था। ठीक है, तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना क्वेश्चन 1 के, वो आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, जो हमारे पास लेंथ है, एक रेक्टेंगल है जिसकी हमारे पास लेंथ है 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो भी है। लेट्स सपोज हमने विड्थ यहाँ पे कहा हुआ y, तो ये क्या हो जाएगा 4y, राइट। ठीक है, और लेंथ क्या हो जाएगी x। ठीक है, सो लेंथ इज़ x, विड्थ इज़ y, तो लेंथ क्या हो जाएगी x, और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4y, राइट। इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इज x, इज मीन्स इज इक्वल टू साइन, एंड 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ का क्या मतलब होता है, 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय, और विड्थ किसके इक्वल है, y के, राइट। और पैरामीटर हमें गिवन है वो कितना है, 150, और पैरामीटर हमें गिवन है 150, ये हमने 150 निकाल दिया। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। इन स्टेटमेंट से हमारे पास एक ये इक्वेशन आ चुकी है और ये एक इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ से ना हमने 2 इक्वेशंस निकाल लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x और y को एक ही तरफ इक्वेशन की एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x - 4y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, और पैरामीटर 150 था। अब ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका हमने कहा हुआ है कि जो हमारे पास लेंथ है वो x है और जो विड्थ है y है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम पैरामीटर कैसे निकालते होते हैं हम, कि हम इन सारी साइड्स को आपस में ऐड कर लेंगे, x प्लस y प्लस y। ठीक है, तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है जो कि किसके इक्वल है, 150 के। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y। तो ये देखें, ये वही चीज़ है, 2x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, और इस 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 150/2 विच इज़ इक्वल टू 75। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं इस वक्त, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे ऊपर नीचे लिख दिया साइमल्टेनियसली। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लेना है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब यहाँ पे इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि हमने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। मे बी आई गेस दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको अब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है ना, तो ये 3 वर्ड्स हैं, मतलब हमें सबसे पहले 3 मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी। तो चलें हम 3 मैट्रिसेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और फिर क्या है -4, और इसके अगर कोई साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1, और इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4 1 1, तो ये आ गया। फिर सेकंड मैट्रिक्स में हमने वेरिएबल्स लिख देने, और थर्ड मैट्रिक्स में हमने इज इक्वल टू के बाद जो कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको लिख देना, राइट। और इनको हमने नाम दे देना AX इज इक्वल टू B का। ठीक है, और इनको अलग से भी करके आप लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ से इस इक्वेशन को फिर से लिख दिया। अब चूंकि मुझे x और y फाइंड आउट करना है, और ये किस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, x के, तो इसलिए मैंने x यहीं पे लिखा रहने दिया और इस a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, राइट। तो अब सिंपली मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी, और फिर जब सॉल्व हो जाएगी तो फिर मेरे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब a इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स b। बाकी सारा सेम वही प्रोसेस, आपका स्ट्रक्चर लेआउट रिपीट होता चला जा रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वैल्यूज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम गो थ्रू करते चले जाते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ चीज़ें, ताकि आपको ना सुन के ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। ठीक है, तो ये देखें, हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला तो ये नॉन ज़ीरो आया, तो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका मतलब है कि इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो अब चूँकि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और इन्वर्स निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, एक हमने ऑलरेडी निकाल लिया डिटर्मिनेंट, तो दूसरी क्या है एडजॉइंट। तो चलें अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। तो जब हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला तो उसमें क्या होता है, जो आपके डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं इसकी पोजीशन चेंज कर देनी होती हैं, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं उसके साइन चेंज कर देने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -4 से 4 और +1 से -1। ठीक है, अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, और जो मैट्रिक्स बी था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये देखें गिवन था। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने इसकी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो उसके लिए रूल वही आपने ज़हन में रखना है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं, तो इनके ऑर्डर चेक कर लेने हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज सेम होने चाहिए, तो ये दोनों 2 2 ही आ रहे हैं, तो मतलब अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लिकेशन का रूल अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आपके पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया, फिर इस 1/5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास ये एक्स मैट्रिक्स का, और इस एक्स मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स क्या थे एक्स वाई, तो यही हमने नीचे इधर लिख दिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 15। राइट, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हाँ इन्होंने दोबारा हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। ठीक है, तो क्रैमर रूल्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने एक्चुअली करना क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए तो मुझे डिटर्मिनेंट्स चाहिए, और मुझे चाहिए 3 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स ए एक्स और ए वाई। लेकिन अभी मुझे मैट्रिक्स भी नहीं पता, तो सबसे पहले मुझे तो मैट्रिक्स निकालने हैं, फिर उसके बाद उन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, फिर उन तीनों डिटर्मिनेंट्स की मदद से मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। राइट, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन की मदद से ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे। कैसे, इनके कोफिशिएंट्स। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, अगर कुछ नहीं है इसका कोफिशिएंट क्या है 1। अब इनके कोफिशिएंट्स लिख दीजिए 1 -4 1 -4 1 1, और ये 1 1 आ गया। अब इसी ए मैट्रिक्स की मदद से मैं ए एक्स भी निकालूंगा, और इसी ए मैट्रिक्स की मदद से हम ए वाई भी निकालेंगे। ठीक है, अब वो निकालना कैसे है, चलें वो भी देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखें जो हमने निकाला था ना इसकी मदद से ए मैट्रिक्स, तो ये मेरे पास एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट है, ये देखें एक्स वेरिएबल के 1 1। राइट, ठीक है, और जो हमने निकाला है ना वाई, ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स थे, तो इसलिए मैंने एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह ए एक्स निकालने जा रहे हैं हम, तो देखें एक्स है ना जहाँ पे, तो इस एक्स के नीचे जो भी वैल्यूज़ हैं ये नहीं लिखनी हमने, जो इधर मौजूद हैं हमने कौन सी वैल्यूज़ लिख देनी है, ये वाली जो = के बाद है। राइट, ठीक है, और बाकी मैट्रिक्स आपका एज इट इज़ रहेगा जो कि -4 1 वो आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है एक्स ए वाई, तो इस वाई की जगह पे अब इधर आप लिख दें एक्स और वाई, तो इस वाई के नीचे हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, हमने = के बाद वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और जो रिमेनिंग है वो आपने ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ ही पुट कर देनी है। राइट, ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों मैट्रिसेस आ चुकी हैं। ठीक है, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स ले लेने। राइट, तो ये हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और ये आ गया हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, ए इज़ 5, ए एक्स इज़ 300 और ए वाई इज़ 75। अब इन तीनों को हमने यूज़ करना है इन फार्मूलाज में, फार्मूला 1 और 2 में। ठीक है, तो ये जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सो ए एक्स इज़ 5, ए एक्स इज़ 300 एंड ए इज़ 5, तो ये हो जाएगा 300/5 विच इज़ = 60, एंड ए वाई इज़ 75 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, अब लेंथ हमारे पास x थी, तो x क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और विड्थ क्या है y विच इज़ 15 सेंटीमीटर। अब इसको आप जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वेरीफाई किया था ना, आप इसको वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हैं कि आपके आंसर्स ठीक आए हैं कि नहीं। राइट, जो कि ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर इट। राइट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इन क्वेश्चन में ना जो हमारे पास है ना, चलें इसको देख लेते हैं। 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसकी जो दोनों साइड्स हैं ना उनमें जो डिफरेंस फ़र्क आ रहा है कि एक साइड कितनी बड़ी है या एक साइड कितनी छोटी है, वो 3.5 का आ रहा है, राइट। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ऐसे कि ये एक साइड है मेरे पास और ये एक दूसरी साइड है मेरे पास। ठीक है, इनको दोनों को स्ट्रेट कर लेते हैं। अब जो कितनी छोटी और कितनी बड़ी है ना, तो उसको हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है ना ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी है ना, तो ये कितनी बड़ी है 3.5, लेकिन अब ये उनसे पहले इसकी टोटल लेंथ कितनी है ये हमें नहीं पता अभी। ठीक है, हमें सिर्फ इतना अभी तक पता है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है और पैरामीटर हमें गिवन है। सेम वही सारा प्रोसेस है। तो हम कर लेते हैं, जो एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं x और विड्थ को हम कह देते हैं y। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस के कितना फ़र्क आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस वाई, और वो कितना आ रहा है 3.5। ठीक है, और पैरामीटर किसके इक्वल है, 67। और पैरामीटर आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकालते हैं। इसमें हमारे पास कितनी 2 x हैं और 2 y हैं, तो इन दोनों को ऐड, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स को ऐड करने से हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 33.5, राइट। अब मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, हमारे पास जो इक्वालिटी के बाद वैल्यूज़ आ रही हैं ना, वो हमारे पास डेसिमल में आ रही हैं। अब डेसिमल्स को समटाइम्स हैंडल करना विदाउट कैलकुलेटर डिफ़िकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, इन पहले डेसिमल्स को ना कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, राइट, ताकि हमें आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिस्टेक ना हो जाए। तो ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ भी है, वी आर गेटिंग वैल्यूज़ इन डेसिमल्स विच इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू हैंडल विदाउट कैलकुलेटर, सो लेट्स कीप इट इन होल नंबर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को ना अब इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं। अब ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं ग्रेड 6-7 के। ठीक है, तो आई एज्यूम कि आपको कन्वर्जन्स आती होंगी कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर भी हम जल्दी से एक दफ़ा गो थ्रू रिव्यू कर लेते हैं। तो ये 3.5 है, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या डेसिमल रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम 1 लिख देंगे। और डेसिमल के बाद देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, हम कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक ही डिजिट है ना 5, तो उतने ही नंबर ऑफ़ डिजिट्स हम नीचे लिख देंगे। तो एक डिजिट था तो मैंने एक ही 0 लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3.5 से 35/10, राइट। ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये 10 डिवाइड हो रहा है ना, तो अब इस 10 को यहाँ से मैंने एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, जब भी मैथमेटिक्स या अलजबरा या इक्वेशंस का रूल होता है कि हमने अपनी तरफ से मैथ में कुछ भी ऐड नहीं करना होता, लेकिन अगर हम ऐड कर रहे हैं ना, तो हमने ये मेक श्योर करना है कि उससे जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना उस पर फ़र्क ना पड़े, वो चेंज ना हो जाए। तो देखिए मैंने इसीलिए दोनों तरफ ऐड कर दिया, राइट, क्योंकि इसको अगर लेट सपोज मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10/10 वापस 1 आ जाएगा, तो इससे इक्वेशन पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ। ठीक है, तो ये जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा इस 10 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 35। तो अब ये देखें जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन जो डेसिमल में आ रही थी, अब इसको मैंने चेंज कर दिया नेचुरल होल नंबर्स में। अब यहाँ पे 3.5 से 35 हो चुका है, राइट। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो पैरामीटर था वो क्या, आपके पास 2x, ये वाली, इसको जब हमने डायरेक्ट सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे था। तो इसको हमने यही इक्वेशन लिखी रहने दी है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, राइट। इसको हम आगे सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमारे पास आंसर डेसिमल में आ गया था ना, तो मैंने इसको यहाँ से लेट सपोज इसको कैंसिल कर दें, क्रॉस कर दें, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों को फ्रॉम हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम हेयर यू कैन अप्लाई बोथ मेथड्स। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, अब चूँकि ये लेंथी प्रोसेस है, हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई है, अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है दोनों मेथड से, और इनसे जो भी आपके पास रिजल्ट्स आए और दोनों के रिजल्ट सेम आए, दोनों मेथड से आपके आंसर सेम ही आएंगे।
ठीक है, और फिर यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यहाँ से आपके फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ से आगे, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना वो यहीं से स्टार्ट करते थे ना हम, ठीक है, और यहाँ से यही पोर्शन था। किसी भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, अब ये जैसे ये न्यूमेरिकल था, इससे इन इक्वेशंस को कैसे बनाना है वो प्रोसेस हमने सीख लिया। अब यहाँ से आगे आपका नॉर्मली मेथड्स अप्लाई करने हैं और वो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपने अप्लाई कर लेने हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस कैसे बनाना है वो सीख लेते हैं। उससे आगे का पोर्शन जहाँ पे मेथड्स अप्लाई होना स्टार्ट होते हैं वहाँ से फिर आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। So the third angle of isosceles triangle is 16 degrees less than sum of two equal angles. Find three angles of the triangle. ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले ये देख लेते हैं sum of two equal angles। तो equal होने चाहिए, मतलब अब isosceles triangle है ना, तो isosceles triangle की क्या डेफिनेशन होती है कि उसके पास जो ट्राइंगल की दो साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं, राइट। ठीक है, isosceles triangle थ्री ट्राइंगल्स हमने पढ़ी हुई है ना। एक होती है आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, एक होती है आपके पास आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, और एक होती है आपके पास स्केलिन ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि दो साइड्स आपके पास इक्वल हैं, ठीक है, दो साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब एक्स और एक्स हमने नाम दे दिया सेम है, तो इनको सम कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन, कि जे इन दोनों का सम जो भी आया ना उससे 16 डिग्री कम कर देना आपने, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 16, और वो थर्ड एंगल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू y, राइट। समझ आ गई ये इक्वेशन। तो ये प्रोसेस बस थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जिसमें आपने इक्वेशंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना होता है, राइट। अब यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दें और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे कर दें। तो ये प्लस वाई है तो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ये -16 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +16। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन तो आ चुकी है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, अब दूसरी इक्वेशन देखें, उन्होंने हिंट दिया हुआ है, हमें दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वेशन नहीं दी हुई, सिर्फ उन्होंने हिंट दिया हुआ है, हमने खुद निकालनी है। तो वो हिंट क्या है आपके पास, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हमें पता है कि किसी भी ट्राई एंगल में जो आपके पास 3 एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं। तो जो आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, सम उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं ना उनका आप सम करें तो वो हमेशा आपके पास 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। अब चलते हैं कि 3 एंगल्स की तरफ। तो इसमें देखिए जो अब अगर 2 साइड्स इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो उसकी 2 एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ऑब्वियसली, तभी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसलिए मैंने अब जहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हैं तो मतलब 2 एंगल्स भी इक्वल हैं, तो इसलिए मैंने x प्लस एक्स लिख दिया, राइट। और प्लस जो थर्ड एंगल है वो डिफरेंट होगा तो वो y लिख दिया। समझ आ गई ये चीज़। तो ये हमने जो दूसरी इक्वेशन है वो इस लाइन की मदद से निकाली है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं, ये हमने दोनों इक्वेशंस लिख दी, ठीक है। अब यहाँ से आगे अच्छा सॉल्व किया हुआ है तो चलें सॉल्व, ये इसका प्रोसेस आप देख लें, मैं इसको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करता चला जाता हूँ। अब आगे आपने दोनों मेथड्स अच्छे से सीखे हुए हैं कि कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन करूँगा, यू कैन हैव अ लुक और यू कैन प्रैक्टिस इट, यू कैन हैव अ लुक एंड यू कैन कंपेयर इट योर आंसर्स विद दीज आंसर्स कि ठीक आ रही हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है, ठीक है। एंड देन विल मूव ऑन टू फॉरवर्ड। इसी दौरान मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा। इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपके पास मैक्सिमम वी एन आ जाए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मेथड 1 है जो हमने ये अब सारा अप्लाई किया हुआ है, सेम उसी तरह से आप सॉल्व करते चले जाना है। दिस इज़ सेकंड पेज, ठीक है। यहाँ से आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये 2 एंगल्स आ गए। अब यहाँ पे x और y एंगल्स थे ना तो इसलिए ये एंगल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने एग्जैक्टली एंगल्स फाइंड आउट करने थे, ठीक है, तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 आए हैं ना, ठीक है। और जबकि थर्ड एंगल कौन सा था आपके पास, x था। 3 एंगल्स, 2 एंगल्स सेम थे ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 49 प्लस 49 प्लस 82। तो आपके पास 3 एंगल्स कौन से आ जाएंगे, 49 49 और 82, x और y, राइट। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है क्रैमर रूल के मेथड से, तो ये देख लीजिए,
सेम सारा वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम होती है इक्वेशंस कैसे बनानी है। इक्वेशंस बनाना आ जाए तो उससे आगे तो आपने सिंपल मेथड्स अप्लाई करने हैं, तो ये वही सारा मेथड रिपीट हुआ हुआ, राइट। चलें अब इसका नेक्स्ट पेज देख लीजिए। तो ये रहा इसका नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो देखें आपके पास दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने से एंगल्स की वैल्यू सेम आ रही हैं, राइट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एंगल। तो अब इन स्टेटमेंट से हम इक्वेशंस तक सीखेंगे, उसके बाद जहाँ पे मेथड्स अप्लाई होने ना वहाँ से फिर यू जस्ट सिंपली गो थ्रू इट। ओके, so one acute angle of right triangle is 12 degrees. So let the two angles more than twice the other two acute angles. Find the acute angles of the right triangle. ठीक है। ओके, अब हमारे पास हमारे पास है ना, let the two angles are x और y। दो एंगल्स हैं हमारे पास, उनको हमने नाम दे दिया x और y का, ठीक है। सो twice the acute angles, तो जो हमारे पास acute angles हैं twice the other acute angle, तो एक एक्यूट एंगल का मैंने नाम दे दिया x, तो उसको डबल कर लेना है, तो वो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। अब वो वन एक्यूट एंगल कौन सा है, y हो जाएगा, राइट। सो दिस इज y इज मीन्स इज इक्वल टू 12 मोर देन, तो 12 हमने मतलब ऐड कर देना है, ठीक है। 12 को ऐड कर देना है किस में, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, तो 2 टाइम्स अदर एक्यूट एंगल कौन सा आपके पास, x। तो ये देखें आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 12 प्लस 2x, y इज इक्वल टू 12 प्लस 2x और y इज इक्वल टू 2x प्लस 12, राइट। तो यहाँ से आपने वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेना और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो यहाँ से ये देखें इस y को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, और इस 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -12। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। और दूसरा उन्होंने हिंट क्या दिया हुआ है, अच्छा दूसरा हिंट कोई नहीं दिया हुआ, वो सिर्फ ये एक वर्ड हिंट है, ठीक है, कि एक्यूट एंगल। तो जो आपके पास सम ऑफ एक्यूट एंगल्स जो होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं, तो वो हमेशा आपके पास 90 डिग्रीज़ के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, यहाँ से हमारे पास साइमल्टेनियसली इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब यहाँ से सिंपली हमने दोनों मेथड्स अप्लाई कर देने हैं। तो ये मेथड 1 है, तो 3 वर्ड्स हैं, तो मतलब हमने 3 मैट्रिसेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली आपके पास ये मेथड 1, इसको आप देख लीजिए। यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, विच इज़ 26 एंड 64, राइट। अब इसी क्वेश्चन को हमने अप्लाई सॉल्व किया हुआ है क्रैमर रूल के मेथड से। तो ये देख लीजिए, अब क्रैमर रूल में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये फार्मूलाज लिख लेने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आगे हमने करना क्या क्या, कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ से होते हुए हमने x और y तक पहुँचना है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले 3 मैट्रिसेस चाहिए होंगी, ax और ay, ठीक है। ये तीनों मैट्रिसेस निकालनी, फिर अब इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे हम। तो इन तीनों के डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ को हमने इन फार्मूलाज में पुट कर देने हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलाज में पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ 26 64 एंड दिस इज़ 26 64, तो यस ओवर आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 2 cars that are 600 kilometers apart are moving towards each other। अच्छा, अब हमारे पास ना 2 कार्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। अब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और उन दोनों के बीच का फासला कितना है, 600 किलोमीटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फासला कितना है, 600 किलोमीटर्स। यूँ समझ लें कि ये सिटी ए है, ठीक है, या जैसे समझ लें कि ये हमारे पास एक सिटी है रावलपिंडी, ठीक है, और ये हमारे पास एक सिटी है लाहौर। अब एक गाड़ी यहाँ से रावलपिंडी से जा रही है लाहौर और दूसरी गाड़ी लाहौर से आ रही है रावलपिंडी, राइट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वैसे इतना तो नहीं है, 400 किलोमीटर्स आई गेस, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 600 किलोमीटर्स है, राइट।
ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों की जो स्पीड का फ़र्क है ना, ठीक है, ये किसी स्पीड पे चल रही होगी, ये किसी और स्पीड पे चल रही होगी। अब दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस आ रहा है ना, फ़र्क आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 6 किलोमीटर्स का। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर्स अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। अब जब 4.5 घंटे गुजर जाएंगे ना, 4.5 आवर्स जब गुजर जाएंगे, तो ऑब्वियसली जब गुजर रहा होगा टाइम, तो ये एक दूसरे के करीब आ रही होंगी ना दोनों गाड़ियाँ। ठीक है, तो ये जब दोनों करीब आ रही होंगी आफ्टर 4.5 आवर्स, लेट सपोज ये अब इतने करीब आ चुकी हैं, यानी दोनों ने इतना इतना फासला तय कर लिया। और अब कितना इन दोनों के बीच में फासला रह गया, 123 किलोमीटर्स। समझ आ गया यहाँ तक। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। हमने हर कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ एक चीज़ है जो अभी तक हमने अप्लाई नहीं की, वो ये है, देयर स्पीड इज़ डिफर बाय 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको देखते हैं कहाँ चल के ये अप्लाई होती है। तो ये देखें, ये हमने इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि दोनों कार्स, एक कार ए है, दूसरी कार बी है, तो इन दोनों के जो बीच में इनकी स्पीड में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 किलोमीटर। और ये डिफरेंस आ रहा है ना, तो मतलब ये माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, राइट। तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार 1 इज़ x। ठीक है, ये आपके पास x है। स्पीड, अब हम कार्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी स्पीड्स की बात कर रहे हैं। और स्पीड ऑफ कार 2 इज़ y, राइट। तो यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 आवर। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहले डिफरेंस था 600 किलोमीटर्स का, तो 4.5 घंटे गुजरने के बाद कितना डिफरेंस रह गया, 123 किलोमीटर्स का। तो यहाँ से सिंपली हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, राइट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली इनको ऐड कर लेना है, 4.5 आवर x प्लस 4.5 आवर y। तो ये किसके इक्वल है, 477 किलोमीटर्स का। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड प्लस 1 9/2। ठीक है, इसी तरह इसको सिंपली आपने यहाँ से 9/2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई। तो यहाँ से ये इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली स्विच हो जाएंगी इसकी पोजीशंस 2/9, राइट। मतलब ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया, और 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, राइट। इसको सिंपली यहाँ से सॉल्व करें तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई का। ठीक है, अब यहाँ से आगे सिंपली हमने दोनों मेथड्स यहाँ से हमने अप्लाई कर देने हैं। सो अब यहाँ पे ना इन दोनों इक्वेशंस पे हमने दोनों मेथड्स अप्लाई करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से इसको सिंपली आप गो थ्रू करते चले जाएं। ठीक है, ये हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमारे पास 3 मैट्रिसेस बनेगी, फिर आपने सिंपली इनको सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और बहुत रेपिटेटिवली किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दफ़ा किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको सिंपली गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू स्टिल, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो यू कैन गो बैक एंड रिव्यू प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से देखें हमारे पास ये आ गई हैं x और y की वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीड थी दोनों कार्स की, एक कार की स्पीड थी 56 किलोमीटर पर आवर, दूसरे कार की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है क्रैमर रूल की मदद से। तो अब इसको देख लीजिए, इसको बल्कि आई सजेस्ट कि आप इन क्वेश्चंस को ना खुद सॉल्व करें, पॉज अ वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन, और फिर आप इसको कंपेयर करें कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, दैट वुड डेफिनेटली बी अ बेटर वे टू लर्न समथिंग गुड। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट कहाँ से करना होता है, सबसे पहले तो हमने इसके फार्मूलेज, अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली हुई थी कि मुझे याद था कि हमने क्या पाथ फॉलो करना है। तो आप क्या किया करें, सबसे पहले फार्मूला लिख लिया करें, इससे आपको ये एटलीस्ट पाथ पता चल जाएगा कि हमने एक्चुअली करना क्या है। एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये देखें, यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, विच इज़ 56 किलोमीटर्स पर आवर एंड 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो अब कंपेयर कर लेते हैं। तो ये देखें, दोनों के आंसर्स दोनों मेथड से दोनों मेथड्स से जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सेम रिजल्ट आया, विच आर 56 किलोमीटर्स पर आवर एंड 50 किलोमीटर्स पर आवर। सो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर पेशेंस। हमारे पास आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया था,
तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चले जाएं एंड आई विश यू वेरी गुड लक इन योर मैथमेटिक्स। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। सी यू आफ्टर।